नमस्कार, दरअसल इस परिवार में मैं शेखर पांडे आप सभी भाई-बहनों का रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूँ। उम्मीद के साथ कि ठीक होंगे, पढ़ाई-लिखाई भी बेहतर तरीके से सबकी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत प्लेटो से अपने अध्ययन की शुरुआत किए हुए थे और आशा और विश्वास के साथ यह कह सकता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही यह पसंद आ रहा होगा। अपने कमेंट के माध्यम से निश्चित रूप से मुझे अवगत कराते रहिएगा। मेरे द्वारा यह पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग इतनी सटीक तैयारी कर पाएँ, इतनी बेहतर तरीके से अपने विषय वस्तु को तैयार कर ले जाएँ कि परीक्षा में पूछे गए सारे प्रश्न आपकी पकड़ में हों। यह अभी हमने एक शुरुआत किया हुआ है और इसमें अलग-अलग माध्यम से आप देखेंगे, इतने शानदार तरीके से सारा का सारा सिलेबस आपका तैयार कराने वाला हूँ कि आप भी आश्चर्यचकित रह जाएँगे कि इस तरीके से भी कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए कार्य करता है। बस आपकी ज़िम्मेदारी एक है कि आप खूब अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को रोज़ के रोज़ करते चले जाएँ, क्योंकि पढ़ना आपको है, पेपर देना आपको है। याद भी आपको ही करना है, मेरा काम है आप तक सारी बातों को पहुँचा देना। मन में उत्साह और लगन निश्चित रूप से होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा हुआ है कि अब दोबारा से पढ़ाई के प्रति जागरूक हो जाएँ। बहुत जल्दी ही आप लोगों को परीक्षाओं के संदर्भ में जानकारी मिलने शुरू होने वाली है। चलें, हम लोग बात कर रहे थे प्लेटो को लेकर के और प्लेटो के संदर्भ में तमाम सारी बातों से परिचित कराया था आपको। एक-एक लाइन अपने आप में बहुत महत्व की हैं और ये सारी चीज़ें आपके पास पहुँच जा रही हैं, तो आप निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों को तैयार भी करते चले जाएँ। आज की इस क्लास में हम लोग जहाँ कल छोड़े हुए थे, वहाँ से आगे बढ़ेंगे। बात हमारी यहाँ पे हो रही थी कि प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए 2 साधनों का प्रयोग किया, एक शिक्षा और दूसरा साम्यवाद। किसके लिए? तो आदर्श राज्य की स्थापना के लिए। याद रखिएगा, प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए कितने साधनों का प्रयोग किया? 2 साधनों का प्रयोग किया, एक शिक्षा और दूसरा साम्यवाद। एक-एक लाइन में प्रश्न छुपा हुआ है, ध्यान में रखें। चलें, इन बातों पे आगे बात करते हैं। लिखा है कि प्लेटो की शिक्षा पद्धति एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा प्रणालियों में समन्वय का परिणाम था। प्रश्न पूछा गया है, पूछा भी जाएगा कि प्लेटो के द्वारा जो शिक्षा पद्धति दी गई, वह किन 2 राज्यों के शिक्षा प्रणालियों के समन्वय का परिणाम था? तो एक हो गया एथेंस और दूसरा हो गया स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा प्रणालियों का समन्वय था प्लेटो की शिक्षा पद्धति। प्लेटो ने अपनी शिक्षा को 2 भागों में विभाजित किया। शिक्षा को 2 भागों में विभाजित किया, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। आप देख सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। हर एक लाइन में प्रश्न छुपा हुआ है। शिक्षा पद्धति को जहां एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा प्रणालियों में समन्वय का परिणाम बताया जा रहा है यहाँ, तो वहीं प्लेटो की शिक्षा को 2 भागों में विभाजित करके बताया जा रहा है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा को लेकर के। प्रारंभिक शिक्षा बाल्यकाल से, प्रारंभिक शिक्षा की बात हो रही है अभी। प्रारंभिक शिक्षा बाल्यकाल से युवावस्था तक के लिए है। यह अपने चरित्र में भावनात्मक है, अर्थात प्रारंभिक शिक्षा का स्वरूप कैसा है? भावनात्मक है। विशेष रूप से जो राज्य में 3 वर्ग बताए गए, तो उन 3 वर्ग में से एक वर्ग जो है सैनिक वर्ग, सैनिक वर्ग के प्रशिक्षण के लिए यह प्रारंभिक शिक्षा का विधान किया है प्लेटो ने। भावनात्मक स्वरूप वाला है। कैसा है? राजनीतिक है, आर्थिक है, सांस्कृतिक है, सामाजिक है। तो यह सामाजिकता को समेटे हुए शिक्षा है। प्रारंभिक शिक्षा
का उद्देश्य भावनाओं का परिमार्जन कर चरित्र निर्माण करना है। प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य भावनाओं का परिमार्जन कर चरित्र निर्माण करना है। तो प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य क्या यहां पे निकल करके आया? चरित्र निर्माण करना है। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत ही प्लेटो व्यायाम और संगीत को प्रमुखता देता है। किसकी बात हो रही है? प्रारंभिक शिक्षा की ही बात हो रही है। प्रारंभिक शिक्षा में ही ये सारी बातें चल रही हैं। व्यायाम और संगीत को प्रमुखता देता है। व्यायाम शरीर का प्रशिक्षण है, तो वहीं संगीत मस्तिष्क का। इन बातों को फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये सब। फिर से देखते हैं। लिखा है कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा को दो भागों में विभाजित किया हुआ है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। अब बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा को लेकर के। तो प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में कि प्रारंभिक शिक्षा जो है वह बाल्यकाल से युवावस्था तक के लिए है। इसका स्वरूप भावनात्मक है, सामाजिक है और यह सैनिक वर्ग से संबंधित है। प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? चरित्र निर्माण करना। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत ही प्लेटो व्यायाम और संगीत को प्रमुखता देता है। व्यायाम का उद्देश्य क्या है? शरीर को सुगठित बनाए रखना। संगीत का उद्देश्य क्या है? मस्तिष्क को परिमार्जित करते रहना। आगे बात को ले चलेंगे। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा को लेकर के। उच्च शिक्षा युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के लिए है। यह बुद्धि प्रधान है, शासक वर्ग के लिए है, वैयक्तिक है, व्यक्तिगत है। उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो दर्शन के प्रशिक्षण द्वारा बुद्धि का परिष्कार कर विवेक की सृष्टि करना। क्लियर है बात भाई? उच्च शिक्षा को लेकर के बातें हो रही हैं। उद्देश्य क्या है उच्च शिक्षा का? दर्शन के प्रशिक्षण द्वारा बुद्धि का परिष्कार कर विवेक के स्तर को बढ़ाना, विवेक का सृजन करना। यह बुद्धि प्रधान है। विवेक की बात हो रही है तो बुद्धि प्रधान है, वैयक्तिक है, शासक वर्ग के लिए है। अब आपने देखा कि जहां प्रारंभिक शिक्षा में व्यायाम और संगीत की प्रमुखता है, तो वहीं उच्च शिक्षा के लिए दर्शन की प्रमुखता को प्लेटो ने बताया हुआ है। बात स्पष्ट हो रही है? आगे लिखा हुआ है, प्लेटो के अनुसार जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे तब तक राज्य को बुराइयों से मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे, राजा को कैसा होना चाहिए? विवेकशील होना चाहिए। और विवेक कहां से आएगा? दर्शन के अध्ययन, दर्शन के प्रशिक्षण से आएगा। तो जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे तब तक राज्य को बुराइयों से मुक्ति नहीं मिलेगी। सीधे सीधे अपने आप में एक लाइन यह परीक्षा के लिए बनता है, हालांकि हर एक लाइन अपने आप में महत्वपूर्ण है। रूसो के अनुसार रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वोच्चतम ग्रंथ है। निश्चित रूप से आपको पहले से याद होगा। मैं फिर से अपनी एक बात को दोहरा रहा हूं। ये जो सारी वीडियो आपको उपलब्ध हो रही है, इन सारी वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4-5 बार, छोटे छोटे ये वीडियोस हैं, 4-5 बार निश्चित रूप से देखने का, तैयार करने का प्रयास करें, क्योंकि प्रश्न सीधे सीधे यहां से पूछे जाएंगे। और एक बार अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया, समझ लें कि एक बार में, मैंने हमेशा से कहा हुआ है कि परीक्षा एक बार में निकलेगी, और वो सब कुछ जो भी आवश्यक होगा हम लोग सब करते चले जाएंगे। लेकिन चूंकि करना आपको है, पेपर आपको देना है, तो थोड़ा सा मेहनत भी आपको करना होगा।
नेटलशिप की बात करते हैं कि नेटलशिप प्लेटो की शिक्षा को लेकर के क्या कहते हैं। शिक्षा का उद्देश्य मानव आत्मा को प्रकाश उन्मुख करना है। कौन कह रहा है? नेटलशिप प्लेटो की शिक्षा पद्धति के संदर्भ में क्या कह रहे हैं? शिक्षा का उद्देश्य मानव आत्मा को प्रकाश उन्मुख करना है। बारकर के अनुसार शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने की मानसिक औषधि है। यह लाइन भी पूछा हुआ है। बारकर के अनुसार शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने की मानसिक औषधि है। प्लेटो की एक महत्वपूर्ण लाइन, प्लेटो के अनुसार जब संगीत के स्वर निकलते हैं तो राज्य के कानून बदल जाते हैं। जब संगीत के स्वर निकलते हैं तो राज्य के कानून बदल जाते हैं। यह लाइन किसकी है? प्लेटो की लाइन है। इसके अलावा प्लेटो के अनुसार मुझे राष्ट्र के लिए संगीत लिखने दो, मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि शासन कौन चला रहा है। अब ये तमाम सारे, चाहे नेटलशिप की बात हो, बारकर की, प्लेटो की, तमाम सारे लाइंस अपने आप में बहुत परीक्षोपयोगी हैं। आगे लिखा हुआ है कि प्लेटो को संगीत प्रेमी माना जाता है। प्लेटो को संगीत प्रेमी माना जाता है। बात यहाँ पे शिक्षा से संबंधित कंप्लीट होती है। बात को आगे बढ़ाते हैं। अब साम्यवाद से संबंधित कुछ बातों पे चर्चा करते हैं। लिखा हुआ है यूरिपाइडीज ने, किसने? यूरिपाइडीज ने। आपको पता है कि प्लेटो की जब हम लोग बात करते हैं तो साम्यवाद से संबंधित कुछ मुद्दे निकल करके आते हैं। लिखा हुआ है प्लेटो के पहले ही यूरिपाइडीज ने स्त्रियों के साम्यवाद विचार का प्रतिपादन किया था। प्रश्न सीधे सीधे, प्लेटो से पहले किसने स्त्रियों के साम्यवाद का प्रतिपादन किया था? यूरिपाइडीज ने। प्लेटो अपने साम्यवाद को दो भागों में विभाजित करता है, ठीक वैसे ही जैसे शिक्षा को दो भागों में बांट करके हमने देखा, प्रारंभिक और उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में जहां व्यायाम और संगीत की महत्ता थी, उसका उद्देश्य दूसरा था, तो वहीं जो उच्च शिक्षा रही उसका उद्देश्य क्या रहा? तो भाई एक दार्शनिक राजा तैयार करना। जो उच्च शिक्षा रही उसमें दर्शन की प्रमुखता थी। वैसे ही साम्यवाद के संदर्भ में भी इस साम्यवाद को दो भागों में विभाजित कर प्लेटो डिस्कस करता है। पहला है संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा पत्नियों का साम्यवाद। संपत्ति का साम्यवाद और पत्नियों का साम्यवाद, बारी बारी से देखते हैं इन दोनों पे। लिखा हुआ है कि प्लेटो के पत्नियों के साम्यवाद का कारण क्या क्या देखने को मिलता है। प्लेटो की जो पत्नियों के साम्यवाद विचार है उसके कारण, पहला, संरक्षक जो भी हैं महिलाओं के को परिवार के बंधन से मुक्त करना, नारी मुक्ति, उत्तम संतान की प्राप्ति और चौथा, राज्य की एकता को बनाए रखना। पत्नियों के साम्यवाद विचार का कारण क्या क्या है? तो चार बातें यहां पे देखने को मिली। परिवार के बंधन से मुक्त करना, संरक्षक जो भी हैं उनको उन्मुक्त मन से बाहर कार्य कर सके, नारी मुक्ति, उत्तम संतान की प्राप्ति, राज्य की एकता। साम्यवाद का, प्लेटो के साम्यवाद का आधार क्या है? मनोवैज्ञानिक है। यह अभिभावक वर्ग के लिए है। इसका आधार आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक है, याद रखना है। तो दो बातें निकल करके आई कि यह जो प्लेटो का साम्यवाद है उसका आधार मनोवैज्ञानिक है, राजनीतिक है, ये दो बातें। आगे लिखा हुआ है कि प्लेटो व्यक्ति और राज्य में जीवाणु और जीव का संबंध मानता है। व्यक्ति को जीवाणु और राज्य को जीव बता रहा है कौन? प्लेटो।
फिर से देखें, व्यक्ति को जीवाणु और राज्य को जीव बता रहा है प्लेटो, और दोनों में, व्यक्ति और राज्य में, जीवाणु और जीव का संबंध मानता है। आगे लिखा हुआ है, प्लेटो के अनुसार राज्य का जन्म वृक्षों और चट्टानों से नहीं होता है। प्लेटो कहता है कि किसी भी राज्य अर्थात नगर राज्य का जन्म उदय वृक्षों और चट्टानों से नहीं, अपितु उसमें बसने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। बारकर के अनुसार प्लेटो का रिपब्लिक सुखी योद्धा की शिक्षा का ग्रंथ है। कितनी महत्वपूर्ण लाइन है। प्लेटो के रिपब्लिक के संदर्भ में बारकर ने कहा हुआ है कि यह रिपब्लिक में जो बातें लिखी गई हैं वह सुखी योद्धा की शिक्षा पर लिखी गई बातें हैं, अर्थात सुखी योद्धा की शिक्षा का ग्रंथ है। प्लेटो के अनुसार जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे तथा इस संसार के राजाओं में दर्शन शास्त्र के प्रति भक्ति भावना नहीं जगती, तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकता। ठीक है। प्लेटो की एक और महत्वपूर्ण बात, प्लेटो के अनुसार शासन करने की योग्यता ही ज्ञान है। सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे, किसने कहा है कि शासन करने की योग्यता जो है वह ज्ञान है? तो यह बात प्लेटो के द्वारा कही जा रही है। प्लेटो कहता है कि शासक और राज्य का हित एक होना चाहिए। शासक और राज्य का हित अलग अलग नहीं होना चाहिए, बल्कि एक होना चाहिए। क्लियर है बात? चले आगे कुछ और बातें। प्लेटो का दार्शनिक राजा कानून के बंधन से मुक्त है। प्लेटो जिस प्रकार के राजा की वकालत करता है, विधान करता है, वह राजा एक विवेकशील युक्त दार्शनिक राजा है ना भाई। और वह दार्शनिक राजा कानून के बंधन से मुक्त है। हालांकि रिपब्लिक की जब बात की जाती है और लॉज की बात की जाती है, दो अलग अलग किताबों में कुछ अलग से विधान देखने को मिलते हैं। ध्यान से देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बातें होने वाली हैं। प्लेटो का दार्शनिक राजा कानून के बंधन से मुक्त है। वह केवल अपनी अंतः प्रेरणा के लिए उत्तरदायी है। महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान में रखना है कि प्लेटो का राजा, दार्शनिक राजा, किसके प्रति उत्तरदायी है? तो अंतः प्रेरणा के लिए उत्तरदायी है, कानून के बंधन से मुक्त है। प्लेटो के अनुसार जब संगीत की तानें बदलती हैं तो राज्य के मौलिक नियम बदल जाते हैं। क्लियर है। प्लेटो का आदर्श राज्य राजतंत्र है। प्लेटो किसका समर्थक है? राजतंत्र का समर्थक है, जो विवेक पर आधारित है। प्लेटो ने स्टेट्समैन में लोकतंत्र और कानून को महत्व दिया। कहां पे? स्टेट्समैन पुस्तक में लोकतंत्र और कानून को महत्व दिया, जबकि प्लेटो का जो ग्रंथ है लॉज, वह 12 भागों में विभाजित है। लॉज और रिपब्लिक को लेकर के कुछ और खास बातें। रिपब्लिक में कानून दार्शनिक शासक के अधीन है। फिर से, रिपब्लिक में जो कानून है, लॉ, वह दार्शनिक शासक के अधीन है, जबकि लॉज में दार्शनिक शासक कानून के अधीन है। और यही एक मुद्दा है जो कि रिपब्लिक और लॉज में मौलिक अंतर पैदा करता है। क्लियर है बात? बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान में रखना है। रिपब्लिक की मूल मान्यता न्याय है, जबकि लॉज की मूल मान्यता आत्मसंयम है। लॉज में कानून का अर्थ मानव व्यवहार के ऐसे नियम जो विवेक के अनुकूल हो, विवेकशील हो, वह बताया गया है। इसके अलावा लॉज में
प्लेटो ने कहां पे, लॉज में, प्लेटो ने राज्य की जनसंख्या 5040 निर्धारित किया है, कहां पे, लॉज में। जबकि लॉज में शिक्षा का उद्देश्य नागरिकों को कानून की सर्वोच्च सत्ता का ज्ञान कराना बताया है। लॉज में प्लेटो ने शिक्षा का उद्देश्य क्या बताया है, नागरिकों को कानून की सर्वोच्च सत्ता का ज्ञान करना बताया है। अगेन, प्लेटो के अनुसार लॉज में राज्य में सर्वोच्च सरकार नहीं बल्कि कानून है। लॉज, अपनी पुस्तक लॉज में प्लेटो बताता है कि राज्य में सर्वोच्च कौन है। लॉज में प्लेटो कहता है कि राज्य में सर्वोच्च सरकार नहीं बल्कि कानून है। क्लियर है सारी बातें? तो ये तमाम सारी बातें दो छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हमने प्लेटो के संदर्भ में देखा। मैं फिर से आपको यह बात कहना चाह रहा हूं कि ये जो भी सारी वीडियो जा रही हैं, कम से कम इन सारी वीडियोस को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना हो सकता है उतनी बार देखने का प्रयास करें, क्योंकि ये वो सारी वीडियोस हैं जो कि आपको परीक्षा में 100% लाभ उत्पन्न कराने वाली है। ये सारी वीडियोस जो भी हैं, ये सारी वीडियोस 100% अर्थात 63 में 63 कैसे आएगा, उसके लिए ये सारी बातें हम लोग कर रहे हैं नए प्रारूप के अंतर्गत। आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे इन सब को तैयार कर पाते हैं, क्योंकि अब मैंने चूंकि बोल दिया है तो मुझे जितना भी प्रयास करना होगा मैं निश्चित रूप से करूंगा कि 63 में 63 प्रश्न आपकी परीक्षा हॉल में फंसा लिया जाए। तो यह निश्चित रूप से अब होने जा रहा है, और मैंने कहा है कि अगले 1.5 महीने के भीतर पूरा का पूरा सिलेबस ऐसे ही आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। और भी बहुत सारे अभी तरीके आपको देखने को मिलने वाले हैं। बस खूब अच्छे मन से, विवेक युक्त मन से अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। कोशिश करें कि रोज का काम रोज कंप्लीट हो जाए, अगले दिन के लिए न छोड़ें। अब जो हम लोग विचारकों में बात करेंगे वह अरस्तु को लेकर के होगी। 2 क्लास छोटे छोटे आधे आधे घंटे की अरस्तु को लेकर के करेंगे। ऐसे ही एक एक 2 क्लासेस के माध्यम से सारे के सारे जो भी राजनीतिक विचारक हैं उन पे हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में चर्चा करते चले जाएंगे। और इसी क्रम में जब यह पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो जो भी सिद्धांत विचारधाराएं वाला पोर्शन है उस पर हम लोग काम करेंगे। और उसके अलावा जो रैपिडो सीरीज में 1000 प्रश्न की बात हमने किया था, उसकी कक्षाएं भी लगातार आपको मिलती रहेंगी। 30-35 प्रश्न रोज हम लोग आगे बढ़ाते चले जाएंगे।